नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉ एडवाइस पर। मैं हूं आपके साथ चेतन। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख और एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महबूबाबाद को 18 मई को रैना पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर की गई सोशल मीडिया टिप्पणी के बाद हुई, जिसे कुछ लोगों ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया। गिरफ्तारी के पीछे के कारण की बात करें तो प्रोफेसर महबूबाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि अगर आप अपने आतंकवाद की समस्या से नहीं निपटते तो हम करेंगे। उन्होंने युद्ध के समर्थनों की आलोचना करते हुए कहा कि नागरिकों की जान का नुकसान दोनों पक्षों के लिए दुखद है और यही कारण है कि युद्ध से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह द्वारा मीडिया ब्रीफिंग में भाग लेना एक प्रतीकात्मक कदम है, लेकिन अगर ये वास्तविक बदलाव में परिवर्तित नहीं होता तो ये केवल दिखावा रह जाएगा। दर्ज एफआईआर और आरोपों की बात करें तो प्रोफेसर के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहली एफआईआर बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव योगेश जठेरी की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि 196 घृणा फैलाना, 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान, 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना और 299 गैर इरादतन हत्या। दूसरी एफआईआर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रोफेसर की टिप्पणियां महिला अधिकारियों का अपमान करती है और सांप्रदायिक असंतोष को बढ़ावा देती है। अदालत की कार्रवाई और पुलिस हिरासत। प्रोफेसर महबूबाबाद को 18 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और सोनीपत की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 20 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अशोका यूनिवर्सिटी और शिक्षकों की प्रतिक्रिया। अशोका यूनिवर्सिटी और शिक्षकों की प्रतिक्रिया। अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी एसोसिएशन ने प्रोफेसर की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे सुनियोजित उत्पीड़न करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर को सुबह सुबह उनके दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया गया, उन्हें आवश्यक दवाएं नहीं दी गई और घंटों तक उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका। प्रोफेसर महबूबाबाद ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अकादमिक स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस पार्टी ने प्रोफेसर की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए इसे दोहरा मापदंड बताया। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा उनकी गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने ये पोस्ट लिखी, उनकी दूसरी गलती उनका नाम है। इस पूरे मामले के निष्कर्ष की बात करें तो प्रोफेसर अली खान महबूबाबाद की गिरफ्तारी ने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अकादमिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई इस मामले में महत्वपूर्ण दिशा तय करेगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2025 के संशोधित परिणाम 17 मई को जारी कर दिए गए। यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के 23 अप्रैल के आदेश के बाद लिया गया, जिसमें 4 प्रश्न संख्या 5, 77, 115 और 116 में गलतियां संशोधित परिणामों के साथ ही यूजी और पीजी कानून पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। काउंसलिंग के लिए पंजीकरण 17 मई से 21 मई 2025 तक खुले रहेंगे। पहली आवंटन सूची 26 मई को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट 2025 में प्रश्न पत्र में बार बार होने वाली गलतियों पर चिंता व्यक्त की थी और कागज सेटिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित पेपर सेट्स की नियुक्ति का सुझाव दिया था। क्लैट 2025 परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी और इसके प्रारंभिक परिणाम 7 दिसंबर 2024 को घोषित किए गए थे। गलतियों की पहचान की गई थी और परिणामों को 4 सप्ताह के भीतर संशोधित करने का निर्देश दिया गया था। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट के लिए नजर रखें और काउंसिल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। अगली खबर है, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने सिम्बोसिस लॉ स्कूल नागपुर की अंतिम वर्ष की छात्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। छात्रा को ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट करने के कारण 10 मई को निलंबित किया गया था। न्यायमूर्ति रोहित बी जोशी ने 14 मई को दिए गए आदेश में कहा कि निलंबन दंडात्मक नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रकृति का है, क्योंकि ये लंबित अनुशासनात्मक जांच के परिणाम पर निर्भर करता है।
कोर्ट ने ये भी नोट किया कि यदि छात्रा दोष मुक्त पाई जाती है तो उसके लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी जिससे उसकी अकादमिक प्रगति प्रभावित न हो। छात्रा के वकील ने तर्क दिया कि बिना उचित जांच के निलंबन करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। हालांकि संस्थान ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अनुशासन नामक प्रक्रिया 25 मई तक पूरी कर ली जाएगी और परिणाम उसी दिन छात्र को सूचित कर दिया जाएगा। अगली सुनवाई 27 मई को निर्धारित की गई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में सभी सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों को वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत के तहत समान पेंशन देने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि एक बार कोई व्यक्ति हाईकोर्ट के संवैधानिक पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसकी पेंशन में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे उसकी नियुक्ति का स्रोत कुछ भी हो। मुख्य बिंदु की बात करें तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को 15 लाख प्रतिवर्ष और अन्य सेवानिवृत्त जजों को 13.5 लाख प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी। न्यायपालिका या बार से आए जजों को समान पेंशन मिलेगी। सेवा की अवधि या नियुक्ति का स्रोत कोई फर्क नहीं डालेगा। जिन जजों की सेवा में अंतराल रहा है या जो नई पेंशन योजना के तहत आए हैं उन्हें भी पूर्ण पेंशन मिलेगी और उनको एनपीएस योगदान की वापसी राज्य सरकार करेगी। सेवा में रहते हुए निधन होने पर उनके परिवार को भी पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा। ये फैसला न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान नागरिकों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मनाने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार जबरन या धोखाधड़ी से किए गए धर्म परिवर्तन को संरक्षण नहीं देता। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें 4 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। इन पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए धन और मुफ्त चिकित्सा सहायता लाभ देने का वादा किया था। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर है और पुलिस जांच के योग्य है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ मानना भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, जो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान पर आधारित है। यह निर्णय 7 मई को सुनाया गया था। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि क्रूड डिगमंड सोयाबीन ऑयल को कृषि उत्पाद नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सोयाबीन से पूरी तरह अलग एक नई व्यापार योग्य वस्तु है। जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल मोयान की पीठ ने कहा कि सोयाबीन से तेल निकालने की प्रक्रिया में उसका मूल्य स्वरूप बदल जाता है, जिससे एक नया उत्पाद बनता है। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने क्रूड डिगमंड सोयाबीन ऑयल को कृषि उत्पाद मानते हुए आयात पर शुल्क छूट देने से इनकार किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि यह तेल एक अलग पहचान रखता है और इसे कृषि उत्पाद नहीं कहा जा सकता। यह फैसला आयात निर्यात नीति के तहत शुल्क छूट के मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें द नॉर्ड वॉइस के साथ।